तो आज हम देखने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर 2026 का। तो एग्जाम में पूरे 52 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 30 रहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने क्लास कर चुका है, पिछले वीडियो में हमने पूरी देख चुके हैं हम लोग। और आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं उसको। तो आज पूरे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, पूरे 22 क्वेश्चन को। टोटल 52 क्वेश्चन रहते हैं, 30 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 22 सब्जेक्टिव। तो 22 क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं, 30 हमने देख चुका है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने देश से प्रेम करते हैं और उसे सर्वोपरि मानते हैं। इसमें देश की एकता और स्वतंत्रता की भावना होती है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इसको आप नोट भी करते चलिएगा, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसी आधार पर बोर्ड एग्जाम भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। इसको आप नोट करके रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था, तो मेटरनिख ने। क्वेश्चन नंबर 33, जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है? जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो जैविक युद्ध वह युद्ध है जिसमें रोग फैलाने वाले जीवाणु या वायरस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा यह क्या है, तो यह जीवाणु या वायरस द्वारा रोग फैलाने वाला युद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34, स्प्रिंग जेनी क्या है? स्प्रिंग जेनी क्या है? तो स्प्रिंग जेनी एक मशीन थी जिससे एक साथ कई धागे काटे जा सकते थे। काटे था, यहाँ पर काटे लिखा गया है। यहाँ पर स्प्रिंग जेनी एक मशीन था जिससे एक साथ कई धागे काटे जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 35, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? वे परियोजनाएं जिनसे सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण जैसे कई लाभ होते हैं, उसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जल संचार क्या है? तो जल संचार है सूचना को बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के साधन, जैसे रेडियो, टीवी, अखबार को जन संचार कहते हैं हम। मतलब अपनी बातों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकें हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, लैंगिक असमानता क्या है, किसे कहते हैं? तो पुरुष और महिला के बीच अधिकार, शिक्षा, अवसरों में भेदभाव को लैंगिक असमानता कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, मनरेगा। मनरेगा का पूरा नाम क्या है, इसको लिखना है। जैसे ही मनरेगा का नाम भी इसका चेंज कर दिया गया है, स्कीम पूरा चेंज कर दिया गया है। तो इसका नाम पूछ रहा है मनरेगा का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या नाम है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसको आप नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अब चलते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन 39 नंबर बोल रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो देखिए, तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग एक साथ इकट्ठा थे। ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए सैनिकों से गोली चलवा दी। इस घटना में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। इस हत्याकांड से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा दी। यहाँ से एक अलग ही भावना स्टार्ट हो गया भारतीयों के बीच। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है, वर्नाक्यूलर एक्ट पर टिप्पणी लिखें। तो वर्नाक्यूलर एक्ट 1878 में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। इस कानून का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के अखबारों को नियंत्रित करना था। सरकार किसी भी अखबार को बंद कर सकती थी। इससे प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। भारतीय जनता ने इसका विरोध किया था। ये मतलब साफ याद रखिए, जो वर्नाक्यूलर एक्ट जो था ये न्यूज़पेपर के लिए था, भारतीय अखबार के लिए था। उस पर अपना नियंत्रण पाने के लिए अंग्रेजों ने ये एक्ट लाया था। तो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में क्या अंतर है? अंतर को लिखिए। तो वनस्पति जगत में सभी पेड़ पौधे आते हैं। प्राणी जगत में मनुष्य और सभी जानवर शामिल होते हैं। वनस्पति अपना भोजन स्वयं बनाती है। प्राणी भोजन के लिए वनस्पति पर निर्भर रहते हैं। दोनों प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यही इसका अंतर है।
इसको याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर बोल रहा है, मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है? तो मोटे अनाज वे अनाज होते हैं जिनके दाने बड़े और मोटे होते हैं। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है। ये शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। ज्वार, बाजरा और रागी इसके उदाहरण जैसे हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर रखिएगा आप मोटे अनाज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43, ये बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 43, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें। तो प्राकृतिक गैस पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती है, यह एक सीमित संसाधन है। और बायोगैस देखते हैं, तो बायोगैस और जैविक कचरे से बनाई जाती है। बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा है, दोनों ईंधन के रूप में उपयोग होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है? तो जातिवाद के दुष्प्रभाव है, जातिवाद से समाज में ऊंच नीच की भावना बढ़ती है। इससे सामाजिक एकता कमजोर होती है, लोगों में भेदभाव और तनाव बढ़ता है, राष्ट्रीय विकास में बाधा आती है, लोकतंत्र भी कमजोर होती है इससे। तो जातिवाद से ये इसका दुष्प्रभाव है, दुष्प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 नंबर बोल रहा है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण लिखें। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, जैसे कृषि, मछली पालन, खनन। और द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे कारखाने, उद्योग। अब तृतीय क्षेत्र में आपको सेवाएं प्रदान करता है। तृतीय क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है, जैसे शिक्षा, बैंक, परिवहन। ठीक है, इसको नोट करिए रखिएगा आप। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है क्वेश्चन कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के उदाहरण के साथ समझाएं, चाहे वर्णन करें, तब इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर बोलता है, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं लिखें। जो लोकतांत्रिक सरकारें होती है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है? तो लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं, सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, मतलब अपने अनुसार जजमेंट दे सकती है, जनता सरकार से सवाल पूछ सकती है। अब आते हैं खंड डी में। ये सभी क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है इसका 47 नंबर। क्वेश्चन है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। तो 19वीं शताब्दी में जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। पर्सा राज्य सबसे शक्तिशाली था। पर्सा के प्रधानमंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने एकीकरण का नेतृत्व किया। उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई। और इसमें 1866 में ऑस्ट्रिया और 1870 में फ्रांस से युद्ध हुआ। इन युद्धों में पर्सा की जीत हुई। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। विल्हेम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, ये प्रथम सम्राट थे विल्हेम। क्वेश्चन नंबर 48, असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ? जानते हैं इसके बारे में। तो असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अंग्रेजों का शांतिपूर्ण विरोध करना था। 1922 में चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई। भीड़ ने थाने को आग लगा दी। आंदोलन हिंसक हो गया। महात्मा गांधी अहिंसा के पक्षधर थे, मतलब अहिंसा नहीं चाहते थे। उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। इस कारण असहयोग आंदोलन असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पूरे विश्व पर कैसे पड़ा? उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, देखते हैं इसको। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। युद्ध यूरोप से लड़ा गया था, यूरोप में लड़ा गया था, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। भारत से सैनिक और धन लिया गया। कई देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रवाद बढ़ा। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ, इसी कारण से तेज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कैसे मदद की? तो देखते हैं कैसे मदद की। तो मुद्रण कला से किताबें और अखबार सस्ते हुए। राष्ट्रीय नेताओं के विचार जनता तक पहुंचे।
स्वतंत्रता आंदोलन की खबरें फैली, लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, ब्रिटिश नीतियों की आलोचना होने लगी, देशभक्ति की भावना मजबूत हुई, और है सामूहिक चेतना का विकास हुआ, इससे राष्ट्रवाद को बल मिला। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में रबी और खरीफ फसलों में अंतर स्पष्ट करें। मतलब जो रबी फसल होते हैं, इसे तो मुख्य फसल 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो इसमें बोल रहा है कि भारत के में जो रबी फसलें हैं और खरीफ फसलें हैं, उसका अंतर आप स्पष्ट करें, बताएं उसके बारे में। तो जो रबी फसल है सर्दियों में बोई जाती है, इसे अक्टूबर से नवंबर में बोते हैं, जैसे गेहूं, चना, सरसों रबी फसल है। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जैसे जून से जुलाई में बोते हैं, जैसे इसमें धान, मक्का, कपास खरीफ फसल है। दोनों फसलों की जलवायु अलग अलग होती है, दोनों भारत के कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। आज का लास्ट क्वेश्चन, पूरे एग्जाम में 52 क्वेश्चन ही आते हैं, तो 52 क्वेश्चन देख रहे हैं आज का मॉडल पेपर का। तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ वर्ष भर सूरज का प्रकाश मिलता है। सौर ऊर्जा प्रदूषण रहित होती है, इससे प्रदूषण नहीं होता, यह नवीकरणीय और सस्ती ऊर्जा है। सरकार सोलर मिशन चला रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग बढ़ रहा है, इससे बिजली संकट कम होगा। भविष्य में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। तो बस आज की क्लास इतना ही था, मिलते हैं अगली मॉडल सेट के साथ। अगला वीडियो हिंदी या फिर इंग्लिश किसी एक का होगा। साइंस का मॉडल पेपर आ चुका है का वीडियो, और एसएसटी का भी आ चुका है, तो और जो 3 बच रहे हैं, 4 बच रहे हैं, उसका भी आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।